हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2016 पेपर 2 का सेक्शन 3, जिसमें कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे जेई मैथ्स की तैयारी होती है फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। जैसे ही तुम होम पेज पे जाओगे, नीचे तुम्हें दिखेगा अपलोड सेक्शन में जो भी नए वीडियोस आते जा रहे हैं वो तुम्हें दिखते जाएंगे। उसके नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। इसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। हर एक प्लेलिस्ट में तुम देखोगे कि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं। एक प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेगा जिसमें कि जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके बाद तुम्हें मिलेगा जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद तुम्हें दिखेगा लेट्स क्रैक जेई मेंस। इसमें क्या किया गया है, हर एक वीडियोज़ में एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया है कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद तुम्हें चॉकलेट प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस दिखेगा। इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जिसमें कि मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक ही साथ यूज हो रहे हैं। उसके बाद तुम्हें दिखेगा टफेस्ट क्वेश्चन फॉर आईआईटी जेई। जैसे ही उसके नीचे जाओगे, फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई क्लास 8th 9th एंड 10th। 8th के बच्चों के लिए हो सकता है ये थोड़ा टफ हो जाए, लेकिन 9th एंड 10th के बच्चे बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर इसमें कवर होंगे, अगर वो तुम्हें जानना है तो तुम इस पहले वीडियो को देख सकते हो। इसमें तुम्हें पता चलेगा कि आईआईटी जेई में जो भी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे, अलॉन्ग विथ तुम्हारे बोर्ड में जो चैप्टर्स है वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। पैराग्राफ नंबर 1 हमारे पास प्रोबेबिलिटी से है एंड ये ईजियर साइड पे है। जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें लगेगा हाँ थोड़ा सा ईजी है, लेकिन इसमें भी थोड़े बच्चे सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2 हैव टू प्ले 2 गेम्स अगेंस्ट ईच अदर। अभी देखो, बेसिकली हमारे पास दो टीम्स हैं T1, एक का नाम T1 बोल दिया, दूसरे का नाम T2 बोल दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच खेलने वाले हैं। ओके, और कितने मैच खेलने वाले हैं? 2 मैच खेलने वाले हैं। मैच नंबर 1 देन मैच नंबर 2, ऐसा कुछ चलने वाला है। अब इन्होंने बोला है कि इट इज़ अज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ द 2 गेम्स आर इंडिपेंडेंट। इन्होंने क्या बोल दिया कि मैच 1 का आउटकम जो होगा मैच 2 से इंडिपेंडेंट है। बेसिकली यहाँ लूज़ हुआ, विन हुआ, ड्रॉ हुआ, क्या हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैच 2 में क्या होने वाला है। या फिर तुम इंडिपेंडेंट के कंडीशन समझोगे तो M1 इंटरसेक्शन M2 का जो होने वाला है वो होने वाला है प्रोबेबिलिटी M1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी M2। ओके, तो आगे देखते हैं। अभी फिर इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटीज ऑफ T1 विनिंग, ड्राइंग एंड लूजिंग द गेम अगेंस्ट T2। देखो, जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो T1 के रिस्पेक्ट में गिवन है, ना कि T2 के रिस्पेक्ट में। T1 T2 से मैच जीतेगा, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 1/2। मैच ड्रॉ होगा, उसका प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6। एंड मैच लूज़ करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। देखो, सबसे पहला मिस्टेक तो बच्चे से यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा होता है विन लूज़ ड्रॉ, लेकिन इन्होंने विनिंग, ड्राइंग एंड लूजिंग का प्रोबेबिलिटी दिया है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। इसको वो विन मान लेंगे, इसको ये लूज़ मान लेंगे, इसको ड्रॉ मान लेंगे, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है। विनिंग बोला है तो विनिंग का प्रोबेबिलिटी है, ड्राइंग बोला है तो ड्राइंग का प्रोबेबिलिटी है, लूजिंग बोला है तो लूजिंग का प्रोबेबिलिटी है, रिस्पेक्टिवली लिख दिया इन्होंने। ईच टीम गेट्स 3 पॉइंट्स फॉर अ विन। अच्छा, कोई टीम जीतता है तो 3 पॉइंट मिलता है। 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ, अगर ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट मिलता है। एंड लूज करता है तो 0 पॉइंट मिलता है किसी भी टीम को। ओके, लेट X एंड Y डेनोट द टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर पूरा का पूरा टूर्नामेंट हो जाए दोनों मैच का, उसके बाद X क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टीम T1। Y क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय या फिर टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय टीम T2। ठीक है, अब इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी X ग्रेटर देन Y। क्या प्रोबेबिलिटी है X की वैल्यू Y से बड़ी होगी? अभी सबसे पहले तो बात यही समझनी है, X की वैल्यू Y से बड़ी होगी, दिस मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी है अल्टीमेटली 2 मैच के बाद टीम 1 का पॉइंट ज़्यादा है टीम 2 से। अब एक बात है, सोचो किसी भी टीम का पॉइंट ज़्यादा हो कैसे सकता है? 2 मैचेज है मेरे पास, तो ऐसा हो जाए कि वो दोनों के दोनों मैच एक ही टीम जीत जाए, T1 जीत जाए, T1 जीत जाए, तो अपने आप T1 के पास कितने पॉइंट्स हो जाएंगे?
तुम बोलोगे सर 3 + 3 6। T2 के पास कितने पॉइंट हो जाएंगे? तुम बोलोगे दोनों मैच T1 जीता मतलब T2 हार गया, उसको दोनों में 0-0 मिले तो उसके 0 पॉइंट्स, जिस मीन्स टोटल पॉइंट्स T1 के 6, T2 के 0, ये वाला चलेगा। अच्छा, एक जीत एक हार चलेगा क्या? कि एक मैच T1 जीत जाए दूसरा मैच T1 हार जाए, ऐसा चलेगा क्या? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर पहला मैच T1 जीत गया तो T1 को मिले 3 पॉइंट, T2 को मिले 0 पॉइंट। दूसरा मैच T1 हार गया तो T1 को मिले 0 पॉइंट, T2 को मिले 3 पॉइंट। टोटल पॉइंट इसके भी 3, टोटल पॉइंट इसके भी 3। ये वाला केस हो ही नहीं सकता है। ओके, ये हो सकता है कि पहला मैच T1 जीत जाए एंड दूसरा मैच ड्रॉ हो जाए। T1 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम लोग। पहला मैच जीत गया अगर T1 तो उसको 3 पॉइंट मिले, T2 को 0 पॉइंट। दूसरा मैच ड्रॉ हो गया तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। इसके पास कितने पॉइंट्स हैं? 4। इसके पास कितने पॉइंट है? 1। अच्छा, इसका वाइसे वर्सा भी तो हो सकता है कि पहला मैच T1 ड्रॉ कर दे, दूसरा मैच T1 जीत जाए, है कि नहीं? पहला ड्रॉ हो जाए दूसरा जीत जाए, ये भी हो सकता है। हाँ सर। अब बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे, ये दोनों क्यों लेंगे? एक मैच जीता एक मैच ड्रॉ हुआ। देखो सिंपल सी बात यह है कि दो मैच अलग अलग है। अगर पहला जीता दूसरा ड्रॉ हुआ, दिस इज़ नॉट इक्वल टू पहला ड्रॉ हुआ दूसरा जीता। समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए हमने इसको दो अलग अलग केसेस में लिया। बस इतने ही केस पॉसिबल है। क्या दोनों मैच ड्रॉ हो जाए तो भी पॉसिबिलिटी है कुछ? बोलेंगे नहीं। देन हम लोग देख सकते हैं विनिंग T1 के जीतने का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। फिर से T1 के जीतने का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। सिंस उन्होंने इंडिपेंडेंट बोला है तो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज़। ये सारे पॉइंट्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। विन T1 जीतने का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2, ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6। T1 के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6, जीतने का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। सो दिस इज़ 1/4, 1/12, 1/12। सो दिस इज़ 12, 3 + 1 + 1, दिस इज़ 5/12। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला गया क्या प्रोबेबिलिटी है T1 के पॉइंट्स T2 के पॉइंट्स के बराबर आ जाए? तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक मैच जीता, जैसे एक मैच T1 जीत गया एंड दूसरा मैच T1 हार गया, उस केस में दोनों के बराबर पॉइंट आ जाएंगे 3-3। या फिर इसी का वाइसे वर्सा भी हमें लिखना है, ठीक है। पहला मैच T1 हार गया दूसरा जीत गया, ये भी चलेगा। ओके, और कोई कंसिडरेशन हो सकता है क्या? बोलेंगे हाँ। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया कि सर दोनों के दोनों मैच ड्रॉ हो जाए, ये भी तो चलेगा। दोनों मैच ड्रॉ हो जाए, ये भी तो चलेगा, ठीक है। T1 के विनिंग का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2 एंड लूजिंग का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। अगेन दिस इज़ 1/3 इंटू 1/2 एंड ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6, 1/6। सो दिस इज़ 1/6, 1/6, 1/36। सो दिस इज़ नीचे में आ गया 36, 6 × 6, 6 × 6 + 1, 13/36। ऑप्शन नंबर सी। तो ये इजी क्वेश्चन था। अगर जिसने पैराग्राफ थोड़ा बहुत समझ लिया वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 रीड करते हैं। लेट F1 x1, 0 एंड F2 x2, 0 फॉर x1 < 0, x2 > 0। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं? ओरिजिन के आजू बाजू। ये 0,0 है, इधर कहीं और इधर कहीं। ये वाला ज़रूर होने वाला है x2, 0 क्योंकि x2 पॉजिटिव है, एंड ये वाला ज़रूर होने वाला है x1, 0 क्योंकि x1 नेगेटिव है। ओके, बी दी फोकाई ऑफ द एलिप्स दिस। अरे ये तो एलिप्स ही दे दिया इन्होंने, फोकस निकालना तो बहुत ही आसान है, निकाल लेंगे। देखो x²/9 + y²/8 इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। सो वी कैन सी a² इज़ 9, b² इज़ 8। सो एक्सेंट्रिसिटी इज √1 - 8/9। सो दिस इज बेसिकली e इज इक्वल टू 1/9, दैट इज़ 1/3। तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 1/3। सो द फोकस इज AE, 0 प्लस और माइनस। सो a इज़ 3, तो 3 × 1/3, 0, दैट इज़ प्लस और माइनस 1, 0। इससे ये पता चला मुझे कि एक फोकस का कोऑर्डिनेट इज़ 1, 0, दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट इज़
-1, 0। इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो आया वो सिंपल ही आया, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ओके, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स एग्जैक्टली ओरिजिन पे है एंड फोकस एट F2। दिस मीन्स पैराबोला इज लुकिंग लाइक दिस एंड देयर इज एन एलिप्स जो समथिंग लाइक दिस होगा। ओके, लेट्स सी। पैराबोला का भी इक्वेशन हमें पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि वी नो द ए ऑफ द पैराबोला, ए इज़ 1, सो द पैराबोला इज समथिंग लाइक y² इज इक्वल टू 4ax। सो द पैराबोला इज नोन। नाउ लेट्स सी, there is the focus at F2 and this parabola intersect the ellipse at point M in the first quadrant. This means this is M and N in the fourth quadrant. This is N. Okay, we can see by symmetricity M और N का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होने वाला है। ओके, then we have to find the orthocenter of the triangle F1MN. We know the coordinate of F1. We will have to solve the parabola with ellipse to get the value of, or to get the coordinate of M and N. So let's see, x square by 9, y square by 8 is equal to 1. अब मुझे पता है कि पैराबोला इज y square इज इक्वल टू 4x। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। सो लेट्स सी, सॉल्व कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y square. So here it is x square by 9, y square के value is 4x by 8, this is equal to 1. So we can see 8x square plus 36x is equal to 72. कैसे किया? LCM लिया भाई और कुछ नहीं किया। 9 इंटू 8 72 होता है, दिस इज 8x स्क्वायर हो जाएगा। 9 इंटू 4 36 इज इक्वल टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 72 को, वही आ गया। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे वी कैन सी 4 इज द फैक्टर, तो 2x स्क्वायर 9x एंड फ्रॉम हियर 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32। सो वी कैन सी दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको या तो फैक्टराइज कर लो, 18 इंटू 2 36 है, तो 36 का प्रोडक्ट एंड सम शायद, ठीक है देख लेते हैं। ऐसे देखो x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 81 माइनस माइनस 4ac 8 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज़ 4। सो दिस इज माइनस 9 प्लस और माइनस रूट अंडर 8 इंटू 18 इज इक्वल टू 144। सो दिस इज 81 प्लस 144 होल डिवाइड बाई 4। So we can see x is equal to minus 9 plus or minus 81 plus 144। बताओ कितना होगा? 81 plus 144 is 225 whole divide by 4। So from here we can see this is minus 9 plus or minus 15 का square by 4। So ultimately we have got the value of x, that is minus 9 plus 15 by 4 or minus 9 minus 15 by 4। So here we can see x is equal to 15 minus 9, that is 6 by 4. This is equal to 3 by 2, or we can say x की value is minus 24 by 4, that is minus 6. Is this x possible? No. We can see the value of x will be positive only. X can't be negative. So the value of x is 3 by 2. Hence we can say the x coordinate of m will be 3 by 2 and x coordinate of n will be same 3 by 2. Now we will have to find the y coordinate. So from here we can see y square is equal to 4 into x. X coordinate is 3 by 2. So this is 3 into 2 into 2. So y square is equal to 6. So y is equal to plus or minus root 6. So this is 3 by 2 comma root 6 and this is 3 by 2 comma minus root 6. Okay. अभी आगे देखते हैं हमें क्या क्या पता चल चुका है। वी नो m, वी नो n, वी नो f1। अब हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। सबसे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज़ दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमें पता होना चाहिए ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ दी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ओके,
सो ये देखो, ये 2√6 लेंथ है, ये लेंथ जो भी हो वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ये लेंथ जो भी हो। फ्रॉम हियर वी कैन सी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होने वाला है। दिस मीन्स ऑर्थो सेंटर विल लाई ऑन एक्स एक्सिस ओनली एंड वी कैन सी फ्रॉम 3 ऑप्शन, सो डी ऑप्शंस कैन बी रिजेक्टेड। ए बी सी में से कुछ होने वाला है। अब ऑर्थो सेंटर देखो, -9/10, ठीक है, ये तो इधर ही का ही है। 2/3 ये भी इधर ही का ही है। 9/10 ये भी इधर ही का ही है। दिस मीन्स इन तीनों में से कोई भी पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। सो वी विल हैव टू सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, देखना। मैं एक बार ऐसे बना देता हूँ अलग से। सी, दिस इज द ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना रहा हूँ डायग्राम, एंड वी नो कि ऑर्थो सेंटर इस पे है कहीं। अच्छा सा नहीं बन रहा है। लेट्स से ये सिचुएशन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -1, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3/2, √6। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3/2, -√6। एंड इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। हमें एक ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन पता है, दैट इज़ y = 0। दूसरा एक ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लूँगा तो बहुत ही आसानी से हमारा ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा। निकाल लेते हैं एक ऑल्टीट्यूड। कौन सा ऑल्टीट्यूड निकालना है तुम सोच लो। एक ऑल्टीट्यूड इससे पास होने वाला निकल ही चुका है, इससे पास होने वाला निकाल लेते हैं, ये वाला। सो द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज f1, दिस इज m, दिस इज n। सो स्लोप ऑफ m ऑफ f1 n, ये कितना आएगा देखो, y2 - y1 दैट इज √6 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो दिस इज 2, 3, 5 √6 डिवाइड बाय -5/2। so this is 2√6 डिवाइड बाय -5। तो बताओ भाई, स्लोप ऑफ m और ये कुछ p ले लेते हैं। एम पी का स्लोप क्या होगा? तो तुम बोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2√6। ओके, वी नो द स्लोप ऑफ एम पी, सो इक्वेशन ऑफ एम पी विल बी y - y1 is equal to m times 2/5/2√6 x - x1 that is 3/2। सो यहाँ से 2√6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो 2√6 इंटू वाई माइनस 2√6 इंटू 6 डेट इज़ 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 15/2। सो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है y इज इक्वल टू 0 के साथ। तो पुट y इज इक्वल टू 0, वी विल गेट 5x इज इक्वल टू 15/2 माइनस 12। सो दिस इज इक्वल टू 15 - 24/2। सो दिस इज -9/2। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी x इज इक्वल टू -9/10। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आने वाला है -9/10, 0 आने वाला है। सो दिस इज़ दी ऑर्थो सेंटर -9/10, 0। ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन सिंपल है, तो तुम्हें दिखा पैराग्राफ थोड़ा बहुत इजी ही चल रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इफ़ द टेंजेंट टू द एलिप्स एट m एंड n मीट एट r। ओके, बेसिकली वो जो एलिप्स है उस पे m और n पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैं एक बार एलिप्स ही बना देता हूँ, ठीक है। एंड ये पैराबोला कुछ ऐसा, सपोज दिस इज़ m, दिस इज़ n। n पे टेंजेंट ड्रॉ किया, m पे टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों कहाँ पे मीट करेंगे? r पे मीट करेंगे। एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट m पे पैराबोला पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मीट्स द x एक्सिस एट कहीं पे q पे, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR, MQR का एरिया निकाल लेंगे, टू द क्वाड्रिलेटरल F1 F2। मुझे नहीं पता है F2 और Q में क्या रिलेशन है, बट मैं ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ, सपोज इधर डाल दिया, एंड N। ओके, इसका रेशियो निकालना है मुझे, तो इजी है, रेशियो निकाल लेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखना, पहले उस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। सो टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वी विल हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट m एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट n। लेकिन क्या दोनों जगह निकालने की ज़रूरत पड़ेगी? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि मुझे पता चल गया ना दोनों यहाँ पे ही इंटरसेक्ट करने वाले। ओके, तो सिमेट्रिक हर चीज़। तो एम पे टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट लिखेंगे एम पे, एम इज़ 3/2 कामा √6 एंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज x²/9 y²/8 इज इक्वल टू 1। तो x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 1। ये पता है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे अगर टेंजेंट लिखना है तो x² को रिप्लेस करो x(x1) से, y² को रिप्लेस करो y(y1) से, x को किससे रिप्लेस करो x + x1/2 से, y को किससे रिप्लेस करो y + y1/2 से। ओके, एक्स वाई को किससे रिप्लेस करो xy1 + yx1/2 से। ठीक है, सिंपल है। तो मैंने वही किया। यहाँ से वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो वी कैन find out the point R. Just put the value of y is equal to 0, so this will be 0. From here we can see 3 into 3, so x/6 is equal to 1, so x is equal to 6. So we can see the coordinate of R is 6, 0. Now let's find the coordinate of Q. To find the coordinate of Q, we will have to write the equation of normal y² is equal to 4x. हमें पता है y is equal to -tx + 280 + 80 क्यूब। लेकिन इतना क्यों करना, वी कैन राइट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देखो भाई, 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 4 है, तो दिस इज़ 2, तो dy/dx इज इक्वल टू 2/y है। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट m टू द पैराबोला इज़ 2/y। y की वैल्यू कितनी है √6। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, बोलेंगे -√6/2। स्लोप ऑफ नॉर्मल -√6/2 हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, पॉइंट m पता है, तो y - y1 इज इक्वल टू -√6/2 इंटू x - x1। सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q, सो y विल बी 0। सो फ्रॉम हियर दिस विल गॉन, -√6 is gone, 2 is equal to x - 3/2, so x is equal to 2 + 3/2, which is equal to 2 into 2 4 + 3 7/2. Okay, so q is 7/2, 0. Now and m is 3/2, √6. We can see the area of triangle MQR is very easy, half into base. What is the base? QR is the base. QR का लेंथ है कितना, तो बोलेंगे 6 - 7/2 into height is this one is height, so √6. So from here we can see this is 2 into 6, 12 - 7 5/2 into 1/2 into √6, this is equal to 5√6/4। एक एरिया आ चुका है। Now we have to find the area of quadrilateral. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब बाकी सबको भूलते हैं एक बार, इसका एरिया का 2 गुना होने वाला है, तो इसका एरिया भी निकालना आसान है। हाइट इज √6 अगेन एंड बेस इज 2, तो हाफ इंटू बेस इज 2, हाइट इज √6, सो दिस इज √6 एंड टोटल एरिया आ जाएगा 2√6। तो अल्टीमेटली 5√6/4 डिवाइडेड बाई 2√6, तो √6 से √6 कट गया, दिस इज़ 5/8, सो द रेशियो इज़ 5/8, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारा 2016 का पेपर ख़त्म होता है। अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिनके हाथ में मोबाइल आता है सबके हाथों से सब्सक्राइब करो। जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उतने ग्रुप में शेयर करो, ताकि इसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चे उठा पाए। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए गए हैं, किसी में भी इतने डिटेल में कहीं कुछ नहीं बताया गया है। अगर तुम इस वीडियो को देखते हो तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो सकते हैं। तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ये इसी पे बेस्ड है कि जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतने ज़्यादा लोगों को ये शो करेगा। तो लाइक करना मत भूलना। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो।